अमेरिका ने पहले ईरान पर कूटनीतिक और रणनीतिक दबाव बनाया और अब ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ट्रंप ने इकोनॉमिक स्ट्राइक को हथियार बनाया है और इस बार एक बार फिर से टैरिफास्त्र निकला है ट्रंप के पूरी तरफ से। ट्रंप ने साफ किया है कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका के इस ताज़ा फैसले का भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या असर होगा, खासतौर से ईरान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हम जरा लेखा जोखा समझेंगे और आगे क्या कुछ करना चाहिए भारत को समझेंगे एक्सपर्ट से। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ईरान घरेलू हिंसा की आग की चपेट में है। खामेनेई की सत्ता डगमगाती नजर आ रही है। अमेरिका का दबाव लगातार ईरान पर बढ़ता जा रहा है। इन सबके बीच अमेरिका ने ईरान पर एक और इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ जो भी देश ट्रेड करेगा उस पर अमेरिका 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया है। ट्रंप के इस कदम का भारत, चीन और यूएई जैसे देशों पर बड़ा इंपैक्ट पड़ना तय है। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब अपनी सीमाएं लांघ रहा है और इसी वजह से उन्हें और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को कठोर विकल्पों पर विचार करना पड़ रहा है। तो चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप का ये फरमान ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर कितना असर डालेगा। बता दें कि चीन ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन भारत, यूएई, तुर्की, पाकिस्तान और आर्मेनिया जैसे देश भी ईरान के ट्रेडिंग पार्टनर में शुमार हैं, जिन्हें इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं भारत और ईरान के ट्रेड रिलेशन पर। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में ईरान को 1.24 अरब डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था, जबकि ईरान से भारत ने 440 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच 1.68 अरब डॉलर का कुल कारोबार हुआ था। बता दें कि ईरान से भारत ज्यादातर तेल, ड्राई फ्रूट्स खरीदता है, तो वहीं ईरान भारत से बासमती, चीनी, चाय, मसाले और दवाओं का इंपोर्ट करता है। तो वहीं ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है, सो अलग। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा के बीच अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को बिना देरी किए ईरान छोड़ने की सलाह दी है। हालात ये हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस ने 16 जनवरी तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं, जिसके चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को आर्मेनिया या तुर्की के रास्ते ईरान छोड़ने की सलाह दी है। ट्रंप अपनी टैरिफ की नीति को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले रूस पर दबाव बनाने के लिए रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर पेनल्टी के तौर पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोपा है, तो वहीं अब ईरान को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने के लिए उसके ट्रेड पार्टनर्स को टैरिफ का टेरर दिखाया जा रहा है। तो क्या ट्रंप के टैरिफ का भौकाल आगे भी दुनिया भर में जारी रहेगा या फिर ट्रंप अब थमेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव गर्ग साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, वाइस चांसलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर जोशी सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं SC रालहन, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन। रालहन सर गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। देव जी, चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से कर रहा हूं, क्योंकि वैसे तो ये कहा ही जा रहा है कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो है इंडिया का ईरान से ट्रेड वैसे भी बहुत छोटा है, बट बासमती राइस के लिए थोड़ा पेन की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि इंडिया का 13% बासमती ईरान को एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस मोर्चे पर क्या कुछ चिंताएं आप देख रहे हैं? देखिए, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट है कि एडिशनल 25% टैरिफ लगाया जाएगा उस सारे ट्रेड के साथ जो यूएस ईरान के साथ जो कंट्रीज ट्रेड करते हैं, तो यूएस पे एडिशनल 25% टैरिफ लगाएंगे या वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। पर अगर ये 25% एडिशनल टैरिफ भी लगाया जाएगा तो इंडिया से जो यूएस का ट्रेड है उस पर इतना असर नहीं पड़ेगा। जो ज्यादा चिंताजनक सिचुएशन ये है कि जो ईरान के अंदर जो अनरेस्ट की सिचुएशन आज के दिन है उसकी वजह से एक टोटल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है ईरानियन इंपोर्टर्स और इंडियन एक्सपोर्टर्स के बीच में, जिसकी वजह से ट्रेड एक तरीके से स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गया है। भारत के लगभग 2000 करोड़ रुपए ईरान से बकाया है और बंदराबास पोर्ट, चाबार पोर्ट और मुंद्रा पोर्ट के ऊपर लगभग 50,000 टन से लेके 1 लाख टन तक बासमती आइडियल पड़ी है बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। अच्छा। वहां के इंपोर्टर्स माल इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहां के सारे बाजार, जैसे हम न्यूज के अंदर देख रहे हैं कि जो ये सारे अनरेस्ट हो रहा है या सिविल प्रोटेस्ट हो रहा है, वो सारा बाजारों के थ्रू डोमिनेटेड है।
जिसकी वजह से जो पूरा सप्लाई नेटवर्क है उस पर काफी इसका असर आया है। अच्छा, आप कह हमने रहे हैं कि पहले से ही पैसा अटका हुआ है, ट्रम्प के ऐलान जी से पहले से ही ना? जी, जो इरेनियन मार्केट है वो जो प्रीडोमिनेंटली क्रेडिट ड्रिवन मार्केट है, जिसमें 4 से 5 महीने का उधार तो नॉर्मल ट्रेड के अंदर ही चलता है। ओके। तो ऐसी सिचुएशन होने की वजह से जहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन की बातें हम सुन रहे हैं और एक कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है और दुकानें बंद है, तो उसकी वजह से इरेनियन इंपोर्टर्स ये कह रहे हैं, जिनसे कम्युनिकेशन हो पाया है, कि हम पेमेंट्स हमें कलेक्ट नहीं आ रही मार्केट से, दे आर नॉट एबल, वो पेमेंट्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे, बैंक्स बंद है जिसकी वजह से वो पेमेंट ट्रांसमिट नहीं कर पा रहे, इंटरनेट सर्विसेज बंद है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। ये सिचुएशन पहले भी थी, बट ये जैसे ही अनरेस्ट या सिविल अनरेस्ट हुआ है तो बिल्कुल एक टोटल ब्रेकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से सब कुछ स्टैंड स्टिल के ऊपर आ गया है। हमने पहले भी कई सालों तक ये सिचुएशन ईरान में रिपीट होते हुए देखी है, पर ये सिचुएशन नॉर्मली सेटल हो जाती है और उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाती है। सीरिया, यमन जैसे देशों के अंदर भी जहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है, वहां पे भी हमने देखा कि टेम्पररी डिस्ट्रप्शन जरूर होते हैं, पर खाना एक ऐसी आइटम है जो अपना रास्ता हमेशा ढूंढ लेता है, क्योंकि लोगों को खाना तो खाना ही है। तो राइट। आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि दो ये एक बहुत ही चिंताजनक सिचुएशन है, बट क्योंकि फूड एक एसेंशियल आइटम है और ईरान उसके बिना सरवाइव नहीं कर सकता, तो इसका कोई ना कोई विकल्प निकलेगा, कोई ना कोई सोल्यूशन इसका आने वाले समय में मैं आएगा। क्विकली आपसे पूछना चाहूंगा, 2000 करोड़ का जो इंडियन एक्सपोर्ट पेमेंट रिस्क पर है इस वक्त, उसका आप ओवरऑल बासमती राइस इकोसिस्टम पे क्या असर देख रहे हैं? खासतौर से डिमांड पर क्या कोई इसका असर दिखेगा? इसका डिमांड के ऊपर काफी भारी असर है, क्योंकि हमने लास्ट एक हफ्ते में देखा कि जो बासमती राइस के प्राइसेस थे, 1121 सेला जो सबसे ज्यादा ट्रेडेड आइटम है ईरान के अंदर, उसका प्राइस 80 रुपए से घट के 75 रुपए के ऊपर आ गया है। और ये सिर्फ एक न्यूज के ऊपर 75 रुपए पे आ गया, जो 5 रुपए का फॉल बासमती के अंदर काफी सब्सटेंशियल फॉल माना जाता है। हमने पिछले समय भी देखा, जब 2011-12 के अंदर भी ईरान के अंदर काफी डिस्टर्बेंसेस हुई थी और पेमेंट्स डिले हुए थे, तो बासमती सेक्टर के अंदर लगभग 20 से 30% रेटों के अंदर फॉल हमने देखा है। तो अभी फॉल की आगे भी उम्मीद बनी हुई है। अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू होती है तो और रेट में 5 से 10 रुपए किलो की करेक्शन आ सकती है। ऑल राइट, तो ये देखिए, ये बड़ा इम्पैक्ट, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा, 80 टू 75 का मतलब 5 रुपए का एक सब्सटैंशियल अगर करेक्शन आया है तो ये चिंता है, और ख़ास तौर से डिमांड गिरेगी। पंजाब हरियाणा के किसानों को एक शॉर्ट टर्म झटका तो हम कह सकते हैं कि अवश्यंभावी है, और प्राइस थोड़े टाइम के लिए नीचे। लेकिन जैसा देव बता रहे हैं कि ईरान के साथ ना ये वाली सिचुएशन कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे हैं, तो पहले भी आ चुकी है, वहाँ पर रह रहकर इस तरह के अनरेस्ट और बीच बीच में डिस्टर्बेंसेस आते रहते हैं, तो संभवतः इस बार भी हम पा जाएंगे। डॉक्टर जोशी सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ और हमें थोड़ा सा समझाइए ओवरऑल। अब देखिए, ओवरऑल तो सिर्फ 0.26% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट है, मतलब ईरान की तरफ में, बट कंट्री लेवल इम्पैक्ट भले ही बड़ा ना हो, बट सेक्टोरल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। बासमती का हमने अभी सुना, बाकी कहाँ कहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है सर शॉर्ट टर्म में? बासमती का जैसा कि बताया आपने कि 13% लगभग हमारा शेयर उनके एक्सपोर्ट का है, बट ये जो ट्रम्प के 25% टैरिफ है, इट इज नॉट ऑन ईरान, ये थर्ड पार्टी के ऊपर है, ये उन देशों के ऊपर है जो ईरान के साथ ट्रेड करते हैं। ईरान के साथ बड़े ट्रेड करने वाले देशों के अंदर चाइना है, इंडिया है, टर्की है, यूएई है, और हमारे ऊपर, भारत के ऊपर ऑलरेडी वहां पर 50% टैरिफ है। 25% प्लस 25% हम रशिया से तेल खरीदते हैं, उसके कारण जो उन्होंने हमारे ऊपर लगाया है। अब ये 25 और अगर लगेगा तो हमारे ऊपर 75% टैरिफ अमेरिका के अंदर हो जाएगा। जहां तक ईरान का सवाल है, टोटल हमारा जो ट्रेड है वो $1.68 बिलियन का है, जबकि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड $120 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड है। ईरान के साथ हमारा ट्रेड ओवर द पीरियड कम हुआ है, हमारा ऑयल इंपोर्ट लगभग बहुत कम हुआ है, बंद हुआ है, और जब अब हमारा जो मेजर इंपोर्ट रह गया है उसमें राइस एक मेजर है, और राइस है, फार्मास्यूटिकल है, तो इस तरह के प्रोडक्ट अब रह गए हैं वहां पे। चाय, कॉफी, इस तरह के प्रोडक्ट अब हमारे यहाँ केमिकल हैं जो हम वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं। जो अभी जैसे इन्होंने जो बात बताई, ये ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, और किसी भी टर्बुलेंट कंट्री में जहां पे वार लाइक सिचुएशन होती है या टर्बुलेंस होती है, स्पेशली पूरे देश के अंदर एक माहौल में गर्मी हो, आग लगी हुई हो, तो वहां पर जैसा पोर्ट के ऊपर माल रुक गया, इन्होंने बताया प्राइस थोड़ा नीचे हो गया, डिमांड कम हो गई है, ये तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो मेन चीज इसके अंदर ये है कि अगर उन्होंने टैरिफ अमेरिका ने लगाया तो वो
इंडिया पे भी और चाइना पे भी होगा, और हम ना चाइना के ऊपर भी अगर टैरिफ होगा, इंडिया पे भी होगा, और उनका कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस आज भी इंपोर्ट के ऊपर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मान लो चाइना के ऊपर अगर 42% लगभग टैरिफ है तो और बढ़ जाएगा। अभी है क्या कि उनके कस्टमर को वहां पर परेशानी अमेरिका में ज्यादा होगी अगर ये टैरिफ लगाते हैं तो, हालांकि और उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, तो इट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2, अभी क्या है कि अभी तक इसके डिटेल नहीं आए हैं कि ट्रम्प साहब ने घोषणा तो की है कि 25% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे, लेकिन वो कैसे लगाएंगे, उसमें कोई डी मिनिमस लेवल होगा, कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए वो छोड़ेंगे, सर्विसेज की क्या सिचुएशन होगी, इस सब के डिटेल अभी आना बाकी है वहां पे। लेकिन इससे एक चीज और होगी, आप देखिए भारत ने अभी करके दिखाया है कि ट्रम्प साहब के 50% टैरिफ के बावजूद भी भारत की इकोनॉमी ने प्रोग्रेस की है। हमने 8.2% ग्रोथ बताई है। दुनिया की सारी इकोनॉमीज में इंडिया इज द लार्जेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग करेक्ट। कंट्री और इकोनॉमी अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें हमने मार्केट को डाइवर्सिफाई किया है। इंडिया हैज साइन मोर एफटीए, और अमेरिका के इस इस प्रयास से 25% अगर और टैरिफ लगता है तो उससे मुझे लगता है कि ये पूरा प्रोसेस हमारा स्पीड अप हो जाएगा। आपने देखा भारत ने पिछले कुछ महीनों के अंदर एफटीए साइन किए फटाफट, हमने यूके से एफटीए किया, हमने न्यूजीलैंड से एफटीए किया, हमने ओमान से एफटीए किया, 6 महीने में 3 एफटीए साइन किए, विच इज हिस्टोरिक, कभी नहीं हुए। तो क्या है कि हम भी दूसरी बाजारों को तलाश करेंगे, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगा, भारत का भी बढ़ेगा और चाइना का भी ऑलराइट सर, बढ़ेगा। मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में समझूंगा कि एफटीएस तो हम धड़ाधड़ कर रहे हैं, लेकिन एफटीएस का हमने देखा है कि पहले भी हमारी बहुत सारी कंट्रीज के साथ रही है, मिसाल के तौर पर साउथ कोरिया के साथ, बट वो पूरा का पूरा साउथ कोरिया की तरफ झुकावा ज़्यादा लगता है। तो एफटीएस हो रहे हैं, बट क्या वो गारंटी देंगे कि भारत मिटिगेट कर पाएगा जो भी सिचुएशन है? नंबर 1। नंबर 2, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही है, और रालन सर ज़रा आप बताइए क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है सर हमारे ख़ास तौर से एक्सपोर्ट इकोसिस्टम पर, क्योंकि ट्रम्प ऐसा लग रहा है कि सुन किसी की नहीं रहे, और WTO, ब्रिक्स, G20, आई मीन जितने भी ये मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे वो खुद को ऊपर समझते हैं। तो कैसे दबाव हो ट्रम्प पे कि एक रूल बेस्ड ट्रेड वापस आए दुनिया में? मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं डिटेल में आऊँ। रावण एक रावण हुआ है हमारे इतिहास में, उसने शनि, मौत वगैरह सभी को अपनी जेब में रखा हुआ था। तो इसी तरह ये समझ रहा है कि हर कंट्री मेरी जेब में आ गया। क्या करता है, सो अनप्रेडिक्टेबल कि कुछ भी कहना, कुछ भी पॉसिबल है। बाकी रही बात 25% की, 75% हो गया। ये बहुत बुरी खबर है इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्ट अब कुछ ऑर्डर्स आने शुरू हुए थे यूएसए से। अच्छा। और क्योंकि हमने इंडियन एक्सपोर्टर्स ने 10% से लेकर 15% डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तो कोई चांस ही नहीं है। इससे ज़्यादा देने का मतलब है हम लॉस पे माल बेच रहे हैं। अब पहले तो ये है कि इम्पोर्टर्स को बनाना पड़ेगा ये 25%, हु विल बियर द 25%। ये बहुत बुरी खबर है एक्सपोर्ट्स के लिए। मेरे ख्याल में ये बंद हो जाएगा काम, तो एक्सपोर्ट जो है रालन सर ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है? क्या एक्सपोर्टर्स भी डर रहे हैं कि कल रूस, आज ईरान, कल के दिन न जाने कौन सा देश, मतलब आपने अगर ट्रम्प के एडवर्सरीज से यारी करी तो आप पे टैरिफ भारी पड़ जाएगा, इस तरह के डर या अनसर्टेनिटी, अंदेशा क्या एक्सपोर्टर्स में है? नहीं, दीपक जी ऐसे है कि बीटीए भी साइन, डिस्कशन चल रही है। हाँ। उनके आदमी भी इस बार इंडिया में है, डिस्कशन चल रही है। कल भी डिस्कशन, सेकंड टाइम डिस्कशन होके हटी है, तो वो वहां से थोड़ा हौसला मिलता है। बाकी अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सपोर्ट टू यूएस। बहुत ही मुश्किल है। सेंटीमेंट ये है कि एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत बुरी खबर है। एब्सोल्युटली। देव जी, हमें थोड़ा सा बताइए, ये जो बार बार कहा जा रहा है कि हम ऑल्टरनेटिव
ज़रिए भी तलाश रहे हैं। हमने बहुत सारे FTAs किए हैं, सऊदी अरेबिया, EU, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि ख़ास तौर से राइस के लिए भी कहा जा रहा है कि हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अपने नए बाज़ारों को हम तलाश रहे हैं। ये कितना सच है? क्या वाकई में दुनिया में इंडियन बासमती राइस या ओवरऑल राइस को अगर हम देखें या बाकी एग्रो कमोडिटीज़ भी देखें, क्या वाकई में नए मार्केट्स मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको एक डाटा दिखाना चाहूंगा। जो आपने बोला कि इंडियन बासमती राइस बाकी मार्केट्स में हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, पहले तो यूएस की बात करते हैं। ठीक है। यूएस में अगस्त 2025 के अंदर ये 50% टैरिफ लगाया गया। पहले 25% लगाया गया, उसको बढ़ा के अगस्त में 50% कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास 3 महीने का डाटा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 3 महीनों को अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो सितंबर के अंदर 22,500 टन बासमती एक्सपोर्ट हुआ, जो अगर हम 2024 से कंपेयर करें सितंबर के अंदर तो केवल 21,000 टन एक्सपोर्ट हुआ था। 2000 अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 29,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है 2025 के अंदर, और 2024 के अंदर जब 10% ड्यूटी थी तब 22,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, और नवंबर के अंदर 23,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है, और पिछले साल 21,000 टन एक्सपोर्ट हुआ है। तो हम तीनों महीनों के अंदर ये देखें कि टैरिफ 40% टैरिफ बढ़ने के बावजूद, जो एक राइस के अंदर एक बहुत बड़ी स्टीप इंक्रीज है, उसके बावजूद मंथ ऑन मंथ हमारी, अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें तो क्वांटिटी ज्यादा एक्सपोर्ट हुई है यूएस पे। तो इसका जो सारा बर्डन है टैरिफ का, वो यूएस कंज्यूमर ने बोर करा है, उसके ऊपर बर्डन पास ऑन हुआ है। इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर इसका इतना असर नहीं आया। जहां तक न्यू मार्केट्स की बात करें तो IREF ने और काफी अदर स्टेक होल्डर्स के साथ वर्क करके 26 न्यू मार्केट आइडेंटिफाई करी है। ये 26 मार्केट के अंदर 1,80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। हमारा टोटल एक्सपोर्ट आज के दिन 1,20,000 करोड़ का है। तो दुनिया के अंदर और कई देश हैं जिसके अंदर हम अपना चावल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह समझना पड़ेगा कि यूएस के अंदर या बाकी देशों के अंदर बासमती की डिमांड क्यों है। बासमती की डिमांड इसलिए नहीं है कि वो कोई फेवर कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, इंडिया का चावल खरीद के। डिमांड इसलिए है क्योंकि इंडियन जो राइस है उसका टेस्ट, उसका कलर पैलेट काफी डिफरेंट है। हमने ये सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर भी बासमती होती है, पर इंडियन बासमती जो होती है वो आज के दिन पाकिस्तानी बासमती से काफी डिफरेंट हो गई है। तो जो इंडियन बासमती का कंज्यूमर है वो पाकिस्तानी बासमती पे जल्दी से शिफ्ट नहीं हो सकता। कई कुजीन ऐसे हैं जो सब कॉन्टिनेंट रीजन के हैं और गल्फ रीजन के हैं जिसमें इंडियन राइस ही इस्तेमाल हो सकता है। आप बिरयानी अमेरिकन राइस से नहीं बना सकते। इसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर जैसे जैसे इंडियन राइस की प्रेवलेंस बढ़ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उसी तरह बासमती राइस की भी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रही है। तो कोई भी देश हमसे फेवर नहीं कर रहा है हमारा चावल लेके। तो जहां तक ये न्यू मार्केट्स की बात है, ये एक सच है कि न्यू मार्केट्स है और भारत उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, बट उसके लिए हमें काफी टारगेटेड एफर्ट्स की जरूरत है कि हम इस सेक्टर को एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की तरह देखें, जो हमारा एक स्ट्रेटेजिक एसेट हो, क्योंकि चावल एक स्टेपल आइटम है। स्टेपल आइटम जैसे आज यूएस अपने ट्रेड को वेपनाइज कर रहा है, उसी तरह ये भी एक भारत का एक वेपन है, एक शील्ड है जो भारत को इस तरीके के ट्रेड डिस्ट्रप्शन से बचाती है। क्योंकि दुनिया के अंदर आज के दिन 50 से अधिक देश है जो भारतीय चावल के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर भारत चावल अपना एक्सपोर्ट करना बंद कर दे या उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे तो उन देशों के अंदर भूखमरी या एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। तो इस सेक्टर को बड़े ध्यान से सरकार को देखने की जरूरत है। पीछे अक्टूबर के अंदर भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन करा गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी राइस कॉन्फ्रेंस थी। तो भारतीय प्राइवेट प्लेयर्स को, सरकार को एक टारगेटेड अप्रोच की जरूरत है, जिसके अंदर हम मार्केट बाय मार्केट, और वो टारगेटेड अप्रोच क्या होंगे, मैं आऊंगा सर आपके पास, क्योंकि आपने बहुत अच्छा डेटा भी दिया। जोशी सर, हम देख रहे हैं कि बासमती राइस के केस में तो ऐसा लग रहा है कि यूएस में कोई परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, इंडियन बासमती का, क्योंकि जो एरोमा है हमारा, जो लॉन्ग ग्रेन और जो टेस्ट है, वो यूएस के जो कंज्यूमर्स हैं, ख़ास तौर से आप ये भी देखिए कि इंडियन और मिडिल ईस्टर्न डायस्पोरा जो है वो बहुत पसंद करता है उसको, है ना। बट उसके बावजूद अगर डिमांड कम नहीं हो रही है तो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, एक जो जिसका जिक्र किया, थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान से राइस आ रहा है, लेकिन इतना सस्ता है, कंपेरेबल नहीं है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी नहीं है उनके पास हमारे जितना, लो कॉस्ट फार्मिंग हमारे जैसी नहीं है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है वीक रुपी का फायदा जो वहाँ के इंपोर्टर्स को मिल रहा है। तो वहाँ के लिए एक तरफ से टैरिफ का इफेक्ट पार्शियली ऑफसेट हो गया हम लोगों के लिए, बट बाकी जगह ये स्थिति नहीं है सर। बाकी सेक्टर्स में तो हम करें क्या सर? ट्रम्प का इलाज क्या है? हम क्या WTO जाएं, G20, ब्रेक्स, इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स में हम लोग जाएं? रूल बेस्ड ट्रेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो कैसे आएगा सर? ऐसे तो मनमानी करते रहेंगे ट्रम्प।
नहीं, देखिए, ट्रम्प इज वेरी प्रिडिक्टेबल इन हिज अप्रोच, दैट ही इज अनप्रिडिक्टेबिलिटी इज वेरी की कैरेक्टरिस्टिक, इज प्रिडिक्टेबल इन हिज अनप्रिडिक्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। जहां तक रूल बेस्ड सिस्टम का सवाल है, मेरे ख्याल से अभी आपने देखा परसों कि ट्रम्प हैज अमेरिका हैज कम आउट ऑफ 56 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो जहां तक रूल बेस्ड सिस्टम का या इसका सवाल है, वो तो मुझे लगता है कि ब्लेटेंटली is being overlooked by Donald Trump and United States of America। बट उसके साथ भी देखिए, भारत के साथ ये है कि क्योंकि अभी भी माल जा रहा है और इस माल में मार्जिन बहुत ज्यादा है अमेरिका के अंदर, और इसीलिए जैसा कि इन्होंने बताया कि चावल का जो एक्सपोर्ट है वो हमारा बढ़ा है, और राइस ही नहीं, दूसरे प्रोडक्ट में भी हमने बहुत ही इफेक्टिवली मार्केट डाइवर्सिफिकेशन किया है। अच्छा, अब टैरिफ खाली भारत पे ही नहीं है, अनेक देशों पे टैरिफ है, तो दूसरे देशों पे टैरिफ होने से अगर उन पे ज्यादा होता है तो हमारे प्रोडक्ट अमेरिका में कॉम्पिटिटिव होते हैं। तो अब इसके अंदर देख, अच्छा दूसरा, हमारा उनसे बराबर वार्ता चल रही है, मीडिया में जो कुछ भी आ रहा हो, बट भारत तो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पे है, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और दूसरे ट्रेड एग्रीमेंट जैसे हमारी ये ईयू के साथ में वार्ता चल रही है, और अभी आपने देखा कि बहुत जल्दी वो भी कंक्लूड हो सकता है। अब ये कब होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन वो भी ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो वो एक बड़ा बाजार हमको मिलेगा। जहां तक चावल का सवाल है, चावल का सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा बाजार है, और मिडिल ईस्ट के दूसरे भी जितने भी कंट्रीज है सब हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बाजार है। ईरान एक निश्चित रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ईरान के लिए हमारी हिस्टोरिकल टर्म्स भी बहुत अच्छी रही है, और ईरान के साथ हम अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, तो आज नहीं तो कल ये दोबारा ठीक होंगे हमारे। तो ईरान के साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अमेरिका की जो प्रॉब्लम है उसको, जैसा कि आपने देखा कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पे हम निश्चित प्रयास कर रहे हैं, भारत की आत्मनिर्भरता में प्रयास कर रहे हैं, और ट्रम्प साहब के सारे इनके मेजर्स के बाद भी भारत की इकोनॉमी रुक नहीं पाई है, भारत की एक्सपोर्ट की ग्रोथ रुक नहीं पाई है, और मार्केट डाइवर्सिफिकेशन में हमने जो काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। स्टेट गवर्नमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। तो इस तरह से मुझे ऐसा राइट लगता है कि भारत जो है, इस ये देखिए कि टेम्परेरी फेज है, और ट्रम्प साहब कब तक कर पाएंगे पता नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो ऐसा नहीं है कि भारत पे ही कर रहे हैं, क्योंकि दिस रेसिप्रोकल टैरिफ इज फॉर ऑल अदर कंट्रीज। ये तो खाली रशिया के कारण भारत पे 50% अभी लग गया। और आप देखिए, बात तो सही है कि 3% टैरिफ था आज से 6 महीने पहले, और 3% टैरिफ से आपने इसको हटा के, और अभी आप देखिए 50% तक हो गया। जस्ट लुक एट 19, बाकी सबके लिए किया है सर, लेकिन आई मीन बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों पर सर हमसे कम टैरिफ लगा हुआ है। हम इतने बड़े देश हैं, हमारी इतनी बड़ी ताकत है, हमारा इतना बड़ा बाजार है। क्या आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार जो एफर्ट्स लगा सकती थी, क्या वो लगा पा रही है? और हमारे साथ ना कुछ ज्यादा ही हार्ड शो रहे ट्रम्प, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, और कुछ ज्यादा ही हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। भारत सरकार जो है वो निश्चित रूप से अपना प्रयास कर रही है। इट्स वेरी कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी। अच्छा, सारी चीजें मीडिया में भी नहीं आती है, क्योंकि ये नेगोशिएशन जो है बिहाइंड द टेबल होते हैं, तो उसमें मेरे ख्याल से पता नहीं चलेगा हम लोगों को कि क्या स्ट्रेटेजी है। बट भारत सरकार की जहां तक हम प्रिपेयर्डनेस देख रहे हैं वो नहीं सर, जैसे कल गौर साहब आते ही बोले कि सब ठीक ठाक है, आज बातचीत हो जाएगी, उसका कुछ अता पता नहीं है। वो बातचीत आज शुरू हुई नहीं हुई, उस पर कोई अपडेट नहीं है। वो उधर से ट्रम्प ने जो है फिर से भारत को टारगेट करते हुए ये सब, आई मीन एग्जैक्टली, इजी प्लेइंग विद इंडिया, स्ट्रैटेजी क्लियर है, वो इसी तरह से कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? और इसका समाधान कुछ तो होगा सर। नहीं, ये ही इज नॉट कंफ्यूजिंग इंडिया और प्लेइंग विद इंडिया, ही इज प्लेइंग विद ऑल कंट्रीज इक्वली। तो इंडिया थोड़ा सा ये, एंड ऑल कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट सर, हम लोग ये सोच के तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते ना कि वो सबके साथ कर रहे हैं, अरे हमारे साथ भी 4 लोगों को थप्पड़ मारे, हमको भी मारेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि 4 लोगों ने भी थप्पड़ खाया। बैठा हुआ है, हमारा डायलॉग कंटिन्यूअस जारी है, और आप क्या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देख रहे हैं कि उनके अपने एम्बेसडर ने ये कहा है कि हमारी ट्रेड में वार्ता चल रही है और हमारी बात हो रही है, और हम बिल्कुल हाथ पे हाथ नहीं बैठे हैं। आपने देखा, हमने आत्मनिर्भरता पे जोर दिया, हमने जीएसटी के अंदर सुधार किए जिससे हमारी इकोनॉमी में भी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने मार्केट का डाइवर्सिफिकेशन किया, एफटीए साइन। तो हम मोह क्यों नहीं छोड़ देते हैं सर, हम क्यों नहीं मोह छोड़ देते यूएस का? हम बोलें कि भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, आपको टैरिफ लगाने लगाइए, हम डील नहीं कर रहे। वैसे भी ये डील हमारे कितने पक्ष में हमें नहीं पता अभी, और हमारे कौन से हितों को स्टेक पर रखकर ट्रम्प करना चाहते हैं हमें नहीं मालूम, अंदर खाने सबको बातचीत मालूम है। तो हम उनको उनके रास्ते पर क्यों नहीं छोड़ रहे सर? हम ब्लंटली क्यों नहीं बोल देते कि जाइए हम आपसे डील नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर दीजिए?
नहीं नहीं, अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी के अंदर इस तरह के ब्लंट शब्दों का प्रयोग नहीं किया अरे सर, जाता है। ट्रंप के आप सामने agree अब हो रहे क्या हैं, बचा आप सर? disagree कौन हो सी रहे हैं, उसको नहीं अंतरराष्ट्रीय बताया डिप्लोमेसी जाता है। बची है सर ट्रंप के सामने? और कौन से शब्द रह गए जो उनसे हम डिसेंसी की उम्मीद करें? है, ये लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी है ना, इस पे मेरे ख्याल से कोई भी कमेंट करेगा नहीं। यस सर, अच्छा, यस सर। और जो पता है, जो नेगोशिएशन होते हैं ना, वो हमको मीडिया में नहीं पता चलते हैं, बिकॉज उसके बहुत सारे इशू होते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, और वो भारत का जारी है, और कोई ऐसा टाइम नहीं आया जब हमारा उनके साथ नेगोशिएशन का थोड़े बहुत समय को छोड़ के हमारा ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अभी भी हमारा नेगोशिएशन चल रहा है, और ये एक उनको स्ट्रेटेजी है कहने की, बिकॉज वी आर नेगोशिएटिंग विद ईयू, हम दूसरे देशों से जो नेगोशिएशन कर रहे हैं, तो ये ट्रंप के ऊपर निश्चित रूप से हम प्रेशर डाल रहे हैं। हमने जो जीएसटी में दिया, हम प्रेशर डाल रहे हैं, और इसीलिए आपने देखा कि उनके एम्बेसडर भी जो आए, तो उनकी जो है शब्दावली के अंदर परिवर्तन आया, उनकी टोन डाउन हुई है। लेकिन अब ये ईरान वाली जो बात है, वो मेरे ख्याल से वो ईरान पे भी प्रेशर डालना चाहते हैं और दूसरे देशों पे भी डालना चाहते हैं, लेकिन इस प्रेशर से उनके कस्टमर को ज्यादा नुकसान होगा, भारत या किसी और देश की अपेक्षा। राइट सर, बट वो तो दावा कर रहे हैं कि साहब हमने तो ट्रेड डेफिसिट कम करके दिखा दिया, 2011 के आंकड़े दिखा दिखा के बता रहे। बट एनीवेज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल अमेरिकी जनता को भी इस बात का आभास होगा। लेकिन क्या हम तब तक उस बात का इंतजार करें कि अमेरिका के अंदर से ही आवाज आएगी ट्रंप के खिलाफ? ये एक बड़ा प्रश्न है। रालन सर, बार बार यही कहा जा रहा है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स मिल गए, ईरान के विकल्प क्यों चिंता कर रहे हैं? इराक है, यूएई है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, बहुत सारी चीज़ें हमने अभी एक्सप्लोर भी नहीं किया, पूरा का पूरा अफ्रीका आपके पास पड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं सर एज एक्सपोर्टर एसोसिएशन के भारत सरकार जो कह रही है कि ऑल्टरनेटिव रूट्स हमने तलाश लिए हैं, वो धरातल पर दिख रहा है सर? नहीं, ऐसे है कि अल्टरनेटिव रूट ढूंढना एक्सपोर्टर के लिए इतना इजी नहीं है। अच्छा। You have to go there, discuss there, get the products from there, make out the samples, and get it approved. Then you get the order. I mean, it takes a long process. ऐसा इतना आसान नहीं है अल्टरनेट मार्केट। अब बीटीए जैसे जोशी साहब कह रहे थे, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मैं भी मानता हूँ कि हो रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं पिछले 9 महीने से कि बीटीए साइन हो रहा है। लेकिन मुझे ये भी पता चला है फ्रॉम द सोर्सेज कि यूएसए हमने अपनी तरफ से सारा कंप्लीट करके दे दिया है, और वो दे वांट सम चेंजेस, वो प्रेशराइज कर रहा है यूएसए, और कुछ नहीं है। बाकी अल्टरनेट मार्केट तो हम ढूंढेंगे, हमने जिंदा रहने के लिए एक्सपोर्टर के पास और क्या है, वो जिंदा करेंगे। वैसे एक अच्छी बात ये है कि शायद ईयू के साथ जनवरी या फरवरी में साइन हो जाए। ओके, तो ऑल्टरनेटिव रूट्स की बात तो कही जा रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि प्रोसेस थोड़ा स्लो है। 9 महीने से आप कह रहे हैं कि आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो बात मुकम्मल नहीं हो पा रही। बहरहाल, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अंतर्राष्ट्रीय अनसर्टेनिटीज़, और ट्रंप का जो रवैया है एक बहुत बड़ा उसमें आड़े आ रहा है। और दूसरी भी जो रह कर उभर रही सिचुएशन हैं जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, संभवतः उसकी वजह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। बट बहरहाल, आप तीनों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे इंसाइट्स मिले। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। रालन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर इंसाइट्स। बहुत बहुत शुक्रिया देव गर्ग जी आपका बातचीत के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, ग्लोबल मार्केट में चांदी लगभग $89 का उछाल देखने को मिल रहा है। चांदी में जोरदार तेजी इस वक्त देखी जा रही है। तो ग्लोबल मार्केट में चांदी $89 के पार हो चुकी है। आप मान के चलिए $90 के आसपास अब चांदी ग्लोबल मार्केट में आ चुकी है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव 2,79,500 के आसपास है। चांदी में इस रॉकेट तेजी का राज क्या है, कितनी टिकाऊ है, कौन कौन से कारण हैं बैकग्राउंडर में? बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बताइए चांदी में इस तेज उछाल का कारण। देखिए, बिल्कुल दीपक, आपने ठीक कहा। ग्लोबल मार्केट में इस वक्त चांदी के दाम $89 प्रति ऑन्स के ऊपर चला गया है, जबरदस्त तेजी है। और इंडियन मार्केट में चांदी का भाव 2,79,500 के पार चला गया। ये रिकॉर्ड है, ये लेवल आज तक कभी दिखा नहीं था। और जब मैं आपसे इस वक्त बात कर रहा हूँ तो इंडियन मार्केट में चांदी के दाम करीब 10,000 रुपए ऊपर है। बेतहाशा तेजी है, जबरदस्त।
और इस तेजी के पीछे हालांकि जो तमाम जो फंडामेंटल है, चाहे वो गोल्ड के हों चाहे वो सिल्वर के हों, है एक तो इसकी के बीच लेवल का तनाव दिख रहा है, इसने मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है। और आप देखिए कि ईरान ने साफ तौर पर ये मैसेज दिया है कि जो भी अमेरिका ने ये मैसेज दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ किसी भी तरह का ट्रेड कंटिन्यू रखेगा तो ऊपर तो इससे ग्लोबल में एब्सोल्युटली मृत्युंजय, थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पा रहा है आपसे, प्रॉपर आपकी वॉइस नहीं हो पा रही है, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं कि ट्रंप के बयान के बाद जो ऊहापोह की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय जियोपॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बढ़ी है, उसकी वजह से एक सेफ निवेश के तौर पर लगातार चांदी और सोने में लोगों का भरोसा स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि ये तेज़ी लगातार दिखाई दे रही है। तो चांदी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखते रहिए इंडिया 360।